हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीमेट के एग्जाम में 2019 से लेकर के 2025 तक अलजेब्रा चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आप पूछे गए हैं उसको एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। अलजेब्रा चैप्टर के अंदर हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को लिया है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो, जैसे कि क्वाड्रेटिक चैप्टर से अगर है, लीनियर इक्वेशन से अगर रिलेटेड है, एपी जेपी से है, या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करना है जिसमें ए क्यू माइनस बी क्यूब या इस तरह कोई फार्मूला अलजेब्रा का यूज हुआ हो खास करके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने अलजेब्रा के अंदर ही रखे हैं सीमेट के एग्जाम वाले। 2019 से लेकर के 2025 तक अभी तक 14 क्वेश्चंस पूछा गया आपके एग्जाम में। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम को अगर देखा जाए आपका एग्जाम को लेकर के तो। और अगर हम 2025 की बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चंस पूछा गया था और स्लॉट 2 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 क्वेश्चन में जो है इस बार भी आपके दोनों स्लॉट मिला करके आए हैं। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका सीमैट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका सीमैट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि सीमैट में काफी टाइम मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में को आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगने की जरूरत नहीं थी, ये पेन फ्री क्वेश्चन हो जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहता क्या। देखिए सबसे इसमें क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसके रूट्स देखिए, सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और उनके रूट्स दे रखे हैं सामने दूसरी वाली लिस्ट में। लिस्ट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरे वाले में उसके रूट्स हैं। फाइंड करके मिलान करना कि कौन किससे लिस्टेड है, ये आपको बताना है। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। उससे पहले अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा, 12 x²। हालांकि ये पेन फ्री क्वेश्चन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि टाइम रहता है और डिटेल में बताना इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब इसका मान लीजिए सॉल्यूशन निकालना है, इसका रूट्स निकालना है। क्या करते हैं आप लोग, x² के जो कोफिशियंट को लास्ट वाले यानी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेसिक आप क्लास किए हो तो सही है, नहीं किए तो हमने पूरा अच्छे से पढ़ाया है कि कैसे निकालते हैं, इसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। यहाँ मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, हालांकि बस सॉल्यूशन का पूरा तरीका बताऊंगा, लेकिन अब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जो पढ़ाना शुरू करूंगा फिर टाइम बहुत लग जाएगा। तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में तो आ जाएगा 12। जब ये पॉजिटिव, जब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाता है, जैसे 12 यहाँ x² कोफिशिएंट 12 था, यहाँ पे 1 था, पॉजिटिव आ जाए तो इसके मतलब ये दो दो आप नंबर में ब्रेक करोगे, वो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। क्योंकि वो सेम पॉजिटिव पॉजिटिव का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नेगेटिव नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन बीच में देख रहे हैं कि माइनस दे रखा है, इसका मतलब है कि भाई प्लस प्लस तो नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस से प्रोडक्ट तो प्लस आ जाएगा, 12 तो मिल जाएगा। लेकिन प्लस प्लस कभी माइनस वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यू, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है और बीच में माइनस है, तो दोनों जो आप ब्रेक करेंगे फैक्टर निकालने के लिए, वो दोनों आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर के -7 देते हैं। तो आप 12 का ऐसा दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 12 हो और ऐड करने पर 7 दे। तुरंत आ जाना चाहिए 4 3 12, और 4 3 -4 -3 ऐड करेंगे -7 आएगा, और -4 -3 को जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो +12 आएगा। यानी ये वाली कंडीशन आपको मालूम चल गई। जब ये मालूम चल गई तो रूट्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। रूट्स निकालने का एक ही मेथड है, जो आपने ब्रेक किया है उसको देखिए, उसके साइन को देखिए, जो भी साइन यहाँ पे है उसको साइन को चेंज कर दीजिए। -4 का मतलब इसका साइन बदलेंगे 4 आ जाएगा। अपॉन लगाइए x² का कोफिशियंट जो दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4/12 करेंगे तो 1/3 हमारा एक रूट्स निकल के आ जाएगा। इस तरीके से -3 है, इसका साइन बदलिए 3 करिए, और x² का जो कोफिशियंट यहाँ पे दे रखा है 12 उसको नीचे लिखिए। 3/12 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। एक रूट हमारा 1/3 आएगा, एक रूट हमारा 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो ए वाला मैच करेगा वो बी से मैच करेगा। किससे मैच करेगा, ए वाला जो हमारा मैच करेगा वो बी ऑप्शन से मैच करेगा, ए 1/3 ये। तो फर्स्ट का 2 से मैच करेगा,
तो फर्स्ट तो निकालना ही नहीं था, सॉरी मुझे, फर्स्ट तो हर जगह 2 दिया था, मैं समझाने के लिए निकाल दिया हूँ। हालांकि आप जब देखिएगा यहाँ पे 2 दिया है, 2 दिया है ना, तो आप ए को निकालिएगा ही मत, क्योंकि एक में सब में 2 2 दिया है। बी निकालिएगा, तो बी जब निकालेंगे, अब देखिए बी में यहाँ -20, यहाँ -9 है, 1 है। 20 का 1 में प्रोडक्ट देखिए, फिर वही 20 आ रहा प्लस में, और यहाँ बीच में माइनस आ रहा है। तो 20 अगर माइनस, अब मैं इस क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। देखिए प्रोडक्ट आ गया +20, और बीच में माइनस का मतलब दोनों नेगेटिव होंगे, तो 4 5 जा 20 होता है, तो -4 -5। अगर रूट्स निकालना होगा, साइन बदल दीजिए इसका, जैसे पहले वाले किए हैं, -4 का +4, और कोफिशियंट यहाँ दे रखा है 20 ना, यहाँ 20 दे रखा है, तो 4/20 करेंगे, तो 1/5 आ जाएगा। -5 का साइन बदलेंगे, 5 आ जाएगा, /20 कर लीजिएगा, ये 1/4 आ जाएगा। यानी 1/5 1/4, यानी बी वाला जो मैच करेगा, वो किससे मैच करेगा? बी वाला ये 4 से। तो बी वाला देखिए, यहाँ पे 1 से तो चला गया, यहाँ 3 से था, ये भी चला गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। आप किस में लगाएं? एक बार सी का चेक कर लीजिए आप, यानी बी और सी चेक करना था आपको, ये नहीं चेक करना था। अगर आप सी चेक कर पा रहे हैं, तो आप तुरंत ओरल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 1 का 52 में मल्टीप्लाई करेंगे, 52 आएगा, और 52 से 17 लाना है, 13 4 जा 52 होता है। यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें 13 कहीं दिखाई दे, तो यहीं दिखाई दे रहा है, इसको लगाना भी नहीं है, डायरेक्ट सी का 1 से मैच करा देना है, क्योंकि 13 यहीं दिख रहा है, और किसी ऑप्शन में 13 हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम डायरेक्ट उसी को मैच करा देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। तो मान लो कर ही चुके हैं, तो ये 13 मेरा ऑप्शन हो जाएगा, सी का पहले से लगेगा, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो चौथा जो है आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 52 का ब्रेक करना है, पूरा डिटेल निकाल दिया हूँ इस क्वेश्चन की। 52 का मामले ब्रेक करेंगे, 2 में प्रोडक्ट देखिए प्लस आ गया, और बीच में भी प्लस ही है, तो जब बीच में प्लस है, 2 नंबर प्लस होंगे, 13 और +4। रूट निकालेंगे, +13 का -13 करके, साइन चेंज करके, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 दिया है, तो 13/1 करेंगे, तो -13/1 करेंगे, तो मेरा रूट्स निकल के आ जाएगा -30। दूसरा जब +4 था, इसका -4 कर दीजिएगा, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो -3 13 -4, यानी देखिए ये आ गया। हालांकि सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने तुरंत ही बता दिया था कि 17 को 52 से था 17 लाना था, तो 13 और 4 आपका 2 ब्रेक होगा, यानी 13 और 4 वाला रूट जहां दिखा था, आपने तुरंत आंसर कर दिया। अब ये जो पूरा मैंने आपको बताया है, इसमें कोई पेन चलाने की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप क्वालिटी, मैंने इसको पढ़ाया भी कराया भी है, क्योंकि ब्रेक होने के बाद तुरंत तुरंत आंसर दिख जा रहे हैं, तो तुरंत आसानी से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो ये को चेक नहीं करना था, आप आसानी से बी और सी से ही आंसर कर सकते थे। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर, सिर्फ इसमें क्वालिफिकेशन का रूप निकालना था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम सी मैट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई तरीके से करना है इसको। क्या कह रहा है आपसे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू y+z है, वाई स्क्वायर z+x के बराबर है, जेड स्क्वायर x+y के बराबर, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या दे रखा है आपको? 1/x+1, 1/y+1, सिमिलरली देखिए 1/z+1, इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ करना नहीं है। एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? ये जो एक्स स्क्वायर दिया कैसे मिलेगा? ये जब ऊपर नीचे हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? न्यूमरेटर में भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब न्यूमरेटर में एक्स से 1 है ना, 1 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, है ना। और फिर x+1 में जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स आ जाएगा। सिमिलरली हर जगह वैसे लिख दीजिए, बाकी मल्टीप्लाई दिमाग तुरंत तुरंत ऐसे लिख दीजिए। ऊपर वहां दूसरे वाले में वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? y/y² ठीक है। जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो z/z²+z। अब क्या करना है भाई? अब आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स स्क्वायर इक्वल है y+z के,
तो अगर एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देना है, वाई प्लस जेड, और यहाँ पे एक्स पहले से है, सेम सेम उसी काम आगे भी कर देना। वाई स्क्वायर की जगह के लिख देना जेड प्लस एक्स दे रखा, देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर, और प्लस वाई ऐसे रहने दीजिए, और जेड अपॉन जेड स्क्वायर की जगह देखेंगे एक्स प्लस वाई है, और जेड को रहने देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ए भी एक्स प्लस वाई जेड है, ए भी एक्स प्लस वाई जेड है, खाली इसका क्या है, वो ऑर्डर चेंज है। ए भी एक्स प्लस वाई जेड है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो एलसीएम तुरंत आसानी से निकल जाता है। इस सारा एलसीएम उसका निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। और तो ऊपर सारे सारे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर लो। तो एक्स प्लस वाई फ्रैक्शन तो आप सॉल्व भी किए होंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में भी वही आएगा, ये पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो वन आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर था बिल्कुल कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक से नीचे मल्टीप्लाई करिए, सारा सारा ऐड हो गया, नीचे वाली वैल्यू देखिए सारे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होकर के एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ऊपर जो डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाता है, जैसे आप जानते हैं फ्रैक्शन में 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है। जब थ्री थ्री डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 4 कर देंगे, 2 1 3 4 7। वही तो काम किए हम लोग यहाँ पे, यही था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वन आएगा। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था, एबीसी मैथ 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका सी मैथ 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक बार पढ़िएगा इसको, क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी एंड डी, और फिर पूरी पावर लगाया, देखिए पूरी पावर इसको लगाया है ना, यही आपसे पूछा कि जरा बताइए कि क्या, फिर देखिए मल्टीप्लाई किया, फिर ये लिखा है, फिर तीसरा टर्म लिखा है। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर स्क्वायर ए सी, सब एक साइक्लिक प्रोसेस में है। अगर आप एक को सॉल्व कर लेते हैं ना, एक को सॉल्व कर लीजिए, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इजी क्वेश्चन ये भी लग रहा है, देखिएगा आपको दिया एक्स की पावर, ये देखिए दे रखा है आपको, आपको दे रखा है एक्स टू द पावर ए, एक्स की पावर बी, ब्रैकेट लगाया है, और लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हम तो ऑर्डर चेंज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जब बी ऊपर जाएगा, डिटेल देखिएगा, जब बी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस बी, पूरा मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। और इधर ऊपर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, जब ए और माइनस बी ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। अब पूरी पावर आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैंने डायरेक्ट एक लाइन छोड़ करके पावर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। यानी एक्स की पावर हो जाएगी आपकी ए ए माइनस बी इंटू दिस। अब ये चीज को देखिएगा, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ रखी है तो अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होती है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे में होती है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ए क्यू माइनस बी की क्यू के बराबर है। यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये इक्वल है एक्स की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू। जब आपका ये निकल के चला आया तो बाकी जो सेकंड वाला टर्म है, ये सारे टर्म हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी और इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम लिखते चले जाइए। उसमें तो अब तो आप आसानी से लिख सकते हो, अगर एक ए बी वाले में ए क्यू माइनस बी क्यूब आया है तो बी और सी सेकंड वाले में क्या आएगा, एक्स की पावर बी क्यू माइनस सी क्यूब आएगा। थर्ड वाले में क्या आएगा, एक्स की पावर, क्योंकि यहाँ पे सी ए दे रखा है तो एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा, क्योंकि सारे देखिए मल्टीप्लाई दे रखे हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, बेस सेम है तो पावर सारी यारी ऐड हो जाती है, ये रूल आप जानते हो।
तो क्या हो जाएंगी, एक्स की पावर, ऐड कर लो पावर, पहली पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ऐड करोगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो प्लस ए प्लस सी प्लस बी क्यूब माइनस, सब कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर बचेगी वो जीरो, और एक्स की पावर जीरो की वैल्यू होती है वन, किसी की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो एक सॉल्व करना था, बाकी कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, सारी पावर डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा वन। आई थिंक ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है कि कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो बताइए इसमें से कौन सा ट्रू होगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पूरा अच्छे से पढ़े हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है पी, इसको बोला जाता है ए, क्या बोला जाता है इसको, स्मॉल ए कहा जाता है। एक्स का देखिए, एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसको बी कहा जाता है और इसको बोला जाता है सी। बात समझिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं, दो रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए होता है। सी का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पे एक्स देखिए वन है, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वन। यहाँ अगर मैं कहूँ यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे वन, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आर है। तो अल्फा बीटा जो होता है सी अपॉन ए होता है। उन्होंने कहा कि रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी अगर पहला रूट अगर मान लेते हैं कि अल्फा है, तो दूसरा उसका उल्टा है, यानी वन अपॉन अल्फा है। ये तो हुआ दो रूट अगर उसके हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों रेसिप्रोकल हैं, यानी अगर एक अल्फा दूसरा वन बाई अल्फा है। अगर एक बात बताइए, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट निकालें अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा, तो क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी क्या है, आर, और ए क्या है यहाँ पे पी, और अल्फा अल्फा देख रहे हैं आप कैंसिल हो जाएगा, तो वन की वैल्यू आएगी आर अपॉन पी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल्स टू आएगा पी। हालांकि ये पूरा मैंने समझाया है, इसको अगर लगाते एग्जाम में तो मैं एक ही लाइन लिखता, पहला रूट अल्फा, दूसरा वन बाई अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आर अपॉन पी, यानी वन इक्वल्स टू आर अपॉन पी, यानी आर इक्वल्स टू पी। तो एग्जाम में इतना ही लिखा जाता है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल भी कर सकते हैं। तो आर इक्वल्स टू पी या पी इक्वल्स टू आर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन अगर आपने पढ़ रखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन की जो है सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। अगर कोई दो लाइन है, पहली लाइन आपकी ये, दूसरी लाइन आपकी ये, कह रहा है कि है पैरेलल इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। जाहिर सी बात, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लाइन का सोल्यूशन तब होता है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती, यानी इस तरह से कहीं काटेंगी, तभी सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। अगर दो लाइन पर पैरेलल हैं तो कहीं कट ही नहीं करेंगे, कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए आपका जो ये वाला दिया है स्टेटमेंट वन, ये वाला ये करेक्ट है। तो जहां ए है वो तो करेक्ट है, तो जहां ए नहीं है इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। तो बी एंड सी ओनली का भी गलत हो जाएगा, बी एंड डी ओनली का भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी कह रहा है, बी वाले में कह रहा है कि कोइंसिडेंट इफ द सिस्टम हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए लाइन जब कोइंसाइड कर जाती है, कोइंसाइड मतलब कि एक के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, एक लाइन मान ले ए बी है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो जो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हर जगह लाइन दूसरे से क्या करेंगे, मीट अप, उसका हर एक पॉइंट टच कर जाएगा ना। ये दो लाइन थोड़ी ओवरलैप करती हैं तो हर पॉइंट कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, ना कि फाइनाइट होगा। यानी बी वाला तो गलत है। तो ये वाला बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे गलत है, तो गलत हो गया, यानी मेरा जो है सी करेक्ट हो गया। बाकी डी भी चेक कर सकते हैं, मैं समझा तो सबको दूंगा। कह रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग इफ द सिस्टम हैज टू सोल्यूशन। नहीं देखिए,
जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मान लिया कि लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, जब इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। दो सोल्यूशन नहीं होता है, एक ही सोल्यूशन होता है। जो टू सोल्यूशन लिखे उन्होंने गलत लिखा है, एक सोल्यूशन होता है। ये भी गलत हो जाएगा, डी तो सही है, ठीक है ना, ओनली वन सोल्यूशन। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा समझा दिया कि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो इनफाइनाइट कोई सोल्यूशन नहीं होता, जब ओवरलैप करती हैं यानी कोइंसाइड करती हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। ये पूरी पूरी कंडीशन है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कह रहा है कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्लास 10 में पढ़ा, अगर रूट्स दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या होता है? सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो यानी जो, अगर मैं यहां से देखूं कि दो रूट दे रखा है 3 और 2, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x+5, 3+6, 3 × 2 करेंगे। यानी पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे -6 दे रखा है, जबकि आना चाहिए +6। प्रोडक्ट ऑफ रूट था प्लस में, यानी +3 × 2 करते +6 आना था। तो ये तो गया। स्टेटमेंट 1 जो है आपका क्या है? वो इनकरेक्ट है। बात समझ में आई? और दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट होता है तो आप जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, उसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होती है। इक्वल कहीं नहीं आता है। यहाँ पे देखिए इक्वल दे रखा है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन आया है, तो ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं इनके? इनकरेक्ट हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यानी के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल वाला तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? इस वजह से ये आपका जो है गलत हो गया, ठीक है। बी आपका गलत है, यानी बी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत थे। ठीक है। देखिए आपको अलजेब्रा दे रखी है, x-1/x की वैल्यू ये है, y-1/y की वैल्यू ये है, z-1/z की वैल्यू है। तो जरा बताइए कि इसमें से तीन स्टेटमेंट, तीन दे रखे हैं ए बी सी, तीनों में से बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सबसे पहले तीनों को अगर आप ऐड करते हैं, देखिए ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड, ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, ये राइट। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे देखिए y है, सबको ऐसे ऐड कर लेना। यहाँ पे देखिए z है, इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ -1/x, -1/y, -1/z है। माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये 1/x + 1/y, दोनों सब इक्वेशन को ऐड कर लीजिए आप, इक्वल्स टू, ये तो लेफ्ट साइड का है। आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है। ये देखिए पूरा टर्म, ये पूरा टर्म, इससे पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जाकर उधर माइनस कर देगा। तो -1/x + y + z = 0, यानी कि 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू 0 आएगी। तो पहला ये तो ट्रू है, तो ये वाला ऑप्शन चला गया। अब हम आते हैं बी को चेक करने। बी को चेक करने के लिए एक को सॉल्व करके देख लीजिए, बाकी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बी कैसे निकलेगा? बी में जो पहली कंडीशन दे रखी है, x-1/x की वैल्यू आपको y दे रखी है। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करेंगे। 2 × फर्स्ट टर्म माने x इंटू सेकेंड टर्म माने 1/x इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा y², दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो x² + 1/x² की वैल्यू आ गई। ये -2 में अगर उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो y² + 2। अब आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक सॉल्व कर लिए तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा वैल्यू क्या आएगी? y² + 1/y² की वैल्यू आ जाएगी z² + 2। फिर तीसरी वैल्यू जो आ जाएगी z² + 1/z² की वैल्यू आ जाएगी x² + 2। अगर आप सबको ऐड कर देंगे, अगर सब इक्वेशन मान ले 1 बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं, 3, सबको ऐड कर लेते हैं, देखिए सब दिख रहा, मैं लिख रहा हूँ, आप ओरली कर सकते हैं। x² + y² + z², देखिए x² y² z² इधर ऐड हो जाएगा, और प्लस करके, सारे प्लस हैं, तो 1/x², ये लेफ्ट साइड वाला बता रहा हूँ अभी मैं, सारे लेफ्ट साइड में ऐड हो गए, इक्वल लगाएंगे। आप राइट वाला ऐड करेंगे तो यहाँ भी x² देखिए y² z² मिलेगा, लेकिन 2 2 4 2 6 मिलेगा।
और ये पूरा स्क्वायर वाला टर्म देखिए इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका है 1/x² + 1/y² + 1/z² की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, जबकि आपका 8 दे रखा है, यानी बी गलत है। तो जहां जहां बी गलत है यानी ये बी इसमें भी शामिल था, गलत हो गया। अब आपको तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बी ऑप्शन ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। कह रहा है कि x + y, देखिए हिट एंड ट्रायल, x + y की वैल्यू 3 दे रखी है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो जाहिर सी बात x/1 ले लेता हूँ, y को मैं 2 ले लूँ। ये पूरी कंडीशन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी के अंदर पुट कर दीजिए, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्या कह रहा है आपसे, x² - 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी? देखिए कुछ नहीं है इसमें, आप बताइए। ये आपको दे रखा है इक्वेशन x² - 3x + 2, कह रहा है इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है। पहले सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए, देखिए क्या होता है। पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, देखिए 2 × 1 = 2, 2 है ना आपके पास। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे आपको लाना है -3। मैं देखिए मैं इसी तरीके से मैं करता हूँ, जब मैं करवाता हूँ क्लास में। 2 को -3 अगर लाना है, जाहिर सी बात इसको -2 लिखना पड़ेगा, इसको -1 करना पड़ेगा, तभी ये -2 -1 होगा। ठीक है, तो अब अगर यानी इसके जो रूट्स होंगे, यानी इसके अगर इसके रूट्स कौन कौन हो जाएंगे, आप साइन चेंज, यानी इसके रूट्स अगर देखा जाए तो आपके क्या हो जाएंगे, इसका साइन चेंज कर लीजिए 2 हो जाएंगे और इसका साइन चेंज कर लीजिए 1 हो जाएंगे। ये इस तरीके से मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सॉल्व कराता हूँ, मैं इसी तरीके से सॉल्व कराता हूँ, इसको ब्रेक करके देख के सॉल्व कर देता हूँ। या 2 होगा तो इसका -3 लाने के लिए -2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तो अगर इसके रूट निकाले 2 और 1 हो जाएंगे। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो जरा बताइए इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका फैक्टर है इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको आप सॉल्व यहाँ पे रख दीजिए, आप x की वैल्यू एक बार 2 रखिए, एक बार 1 रख के सेटिस्फाई करा दीजिए। और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई ये चीज समझ में ना आई हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x² है आपका, तो -3 इसको ब्रेक कर लीजिए आप, -2x फिर -x और +2, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x -2 आएगा, तो x -2 आ जाएगा, x -1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर ये इसके अगर इसके फैक्टर ये हैं तो ये इसका भी फैक्टर कह रहा है। अगर ये इसका फैक्टर है तो यानी x = 2 और x = 1, ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं और यहाँ से रूट निकाल करके यहाँ भी समझ सकते हैं, आप जैसे आप इजी पड़े आपको। तो अब एक बार x अगर वहां पे 1 रखा जाए तो क्या आ जाएगा, जरा बताना। 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 1 रखिए यहाँ पे, 1 - p + q = 0, इसका मतलब उधर ले जाएंगे तो p - q = 1, इक्वेशन 1 बन जाएगा आपका। अगर आप 2 रखेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 रखेंगे 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और -4p + q, ये हो जाएगा आपका 16 और -4p और +q = 0। यहाँ से मैं देखता हूँ कि 4p - q 4p - q = आ जाएगा आपका 16, इक्वेशन आपका 2 बन जाएगा। 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। 1 और 2 को यहाँ वगैरह सॉल्व करेंगे आप, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा। अगर 2 में से 1 को माइनस कर दिया जाए तो 3p आएगा, और -q + q कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा 15 आएगा। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 5, p की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो q की वैल्यू कितनी जाएगी, आप जानते हैं कि p - q = 1 है, तो अगर q की वैल्यू आपकी अगर p की 5 है तो q की कितनी हो जाएगी 4, तो 5 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ करना नहीं था इसमें, कह रहा था कि इसका फैक्टर जो है, ये जो है इसका फैक्टर है, तो पहले सबसे पहले मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज किया तो मैंने क्या लिखा, x² - 2x - x + 2, इसको फैक्टराइजेशन आप करना जानते हैं, x - 2 आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा। तो ये अगर इसका फैक्टर तो इसका भी फैक्टर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी इसकी वैल्यू, यानी x = 2 x = 1, इसमें पुट करके आप दो इक्वेशन मिल जाएगा हमको, एक p - q = 1 का मिल जाएगा और दूसरा हमको मिल जाएगा 1 पुट करेंगे तो हमारा 4q आ जाएगा, 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 करेंगे तो 4p - q = 16, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। दोनों में सेकंड में से 1 माइनस करके यहाँ p की वैल्यू निकाल लेंगे,
और पी की वैल्यू यहाँ पुट करके क्यू की वैल्यू निकालेंगे 5 और हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको तीनों स्टेटमेंट चेक करने हैं, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा राइट आंसर होगा। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो इसमें भी देखिए सी ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी सी ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी सी ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले आप सी ऑप्शन को चेक कर लीजिए, क्या सी ऑप्शन जो है गिवन स्टेटमेंट में करेक्ट है कि नहीं है। तो ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² और प्लस माइनस 3x और प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इसमें कह रहा है कि जो रूट है ना, पहला जो रूट है वो सेकंड वाले का 3 टाइम्स है। तो अगर मैं कहूँ पहला रूट अल्फा है तो सेकंड जो रूट होगा उसका वो 3 अल्फा होगा। और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट होता है यानी अल्फा प्लस 3 अल्फा वो माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी का मतलब ये हुआ कि 3/4 माइनस, देखिए बी यही है -3, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 3/4। यहाँ से देखिए 4 अल्फा आ जाएगा, 4 अल्फा की वैल्यू 3/4, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 3/16 आ जाएगा। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो सी अपॉन ए होता है, यानी यहाँ से आ जाएगा k/4 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा अल्फा की वैल्यू है 3/16 और यहाँ पे है 3, अल्फा है 3/16 इज इक्वल्स टू k/4। यहाँ से 4 कैंसिल करेगा 4 आएगा, ऊपर तो 27 आएगा लेकिन नीचे आ जाएगा आपका 64, यानी k की वैल्यू 64 आएगी। यानी सी ऑप्शन आपका जो करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं, इसका मतलब सिर्फ देखिए ना तो ये ऑप्शन होगा, ना तो ये ऑप्शन होगा, ना तो ये ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो कि एग्जाम में आपको इस तरह से करना है। और अदर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ये कह रहा है कि रियल, अब मैं बी और ए को भी चेक कर ले रहा हूँ। ये कह रहा है कि बी जो है ये जो रूट इसके होंगे रियल होंगे। आप खुद सोचिए रियल रूट क्या कैसे निकालते हैं कि b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए, देख लीजिए 0 आ रही कि नहीं। देखिए b माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4ac यानी 4 9 का 36, 0 आ रही है यानी रूट इसका जो रूट होगा इक्वल होगा रियल होगा, यानी बी भी सही है, ए भी सही है, बी सही है। तो इस तरीके से आप ए भी निकाल लेंगे, ए का भी आसानी से निकल सकता है, ए को भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका देखेंगे यही दोनों रूट आएंगे। इसको मैं निकालूंगा नहीं, इसको आप निकाल लीजिएगा, ये भी सही होगा, यानी ए और बी राइट आंसर होगा, सी आपका जो है गलत होगा, यानी ये रॉन्ग था। कह रहा है कि मीरा एंड सरिका अटेम्प्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इन एक्स। कह रहा है सरिका मेड मिस्टेक, सारिका ने क्या किया है, वो एक्स के कोफिशिएंट को गलत तरीके से पढ़ लिया और उसने रूट्स तो निकाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और 12 और 16 निकाले हैं। मीरा ने क्या मिस्टेक की, मीरा ने कांस्टेंट टर्म के को जो गलत तरीके से रीड किया है और उन्होंने जो रूट्स निकाले तो बना तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये मैं यहाँ -22 है, जो पेपर में -22 -6 था, यहाँ पे ये आया। ठीक है, कह रहा है द करेक्ट रूट्स क्या होंगे। सबसे बहुत अच्छा देख कौन से, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपने पढ़ाया है, कुछ चीजें आप जानते होंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, ये है कांस्टेंट टर्म। ये x का कोफिशिएंट है, क्या है ये जो b है x का कोफिशिएंट है, और ये आपका जान लीजिए x² का कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। आपसे कह रहा है कि सारिका ने जो गलती की है ना, b को गलत तरीके से पढ़ करके उसने रूट निकाले हैं, और रूट निकाले कितने हैं, रूट्स जो उन्होंने निकाले हैं सारिका ने, वो निकाले हैं 12 और 16। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक सम ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है कोई बताएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है, रूट्स होता है, वो सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट। और एक होता है सम ऑफ रूट, एक होता है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, -b अपॉन ए, यानी कि x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। ये दो चीजें बड़े ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, जब सारिका ने गलती कहाँ की है x के कोफिशिएंट को पढ़ने में, रूट्स ने निकाला क्या है 12 और 16। क्या जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो डिपेंड करता है सी और ए पे, ना कि x के कोफिशिएंट पे। तो कहने का मतलब ये है कि सारिका जो भी रूट निकाली होगी गलती करके, हालांकि गलत रूट आया होगा जो उन्होंने एक्स का कोफिशिएंट अलग लिया है, लेकिन जो भी रूट्स आया होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ओरिजिनल जो उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा
उसके इक्वल होगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, भले ही उन्होंने क्या किया है कि एक्स के कोफिशिएंट को अलग पढ़ लिया है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, वो एक्स के कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो होता है। तो अगर आपने एक्स के कोफिशिएंट को गलत तरीके से लिख करके रूट्स फाइंड आउट किया है, तो आपका जो भी रूट्स निकलेगा वो उसका प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा 12 × 16 यानी 192, और पहले भी जो रूट रहा होगा एक्स माने जो बदल के लगाया है, तो उसका भी प्रोडक्ट ऑफ रूट वही रहा होगा, क्योंकि वो सी अपॉन ए होता है, वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। इसी तरीके से जो यही सब देखिए कॉन्सेप्ट होता है। से मीरा ने मिस्टेक कहाँ पे की है, मीरा ने सी को पढ़ने में मिस्टेक गलती की है। जब आप सी को रीड करने में गलती कर दी है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो अलग हो जाएगा सी अपॉन ए, लेकिन सम ऑफ रूट जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। यानी कि बी और ए पे डिपेंड करता है। आपने गलती सी में की है, बी ए आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका बी और ए तो सेम है, सी ने गलत तरीके से आप पुट करके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाला है। तो लेकिन जो भी निकाला होगा उसका जो सम ऑफ रूट होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो पहले आता और गलती करने के बाद जो आपने लाया है, वो दोनों के सम ऑफ रूट में कोई बदलाव नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि मीरा के अकॉर्डिंग जो मिस्टेक की है उससे जो सम ऑफ रूट निकलेगा वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इनके रूट्स कितने थे, -22 -6, -22 -6 का जब सम निकालेंगे -28 आएगा। सम ऑफ रूट में बदलाव नहीं आएगा। जब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल गया, सम ऑफ रूट पता चल गया, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने ले जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट देखिए क्या है, -28 है, माइनस फॉर्मूले में भी होता है, प्लस हो जाएगा 28 इंटू एक्स, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे 192, यही निकल करके आएगा। इसका जब अब इसका रूट्स निकालना है तो आसानी से निकल नहीं जाएगा। 192 को दो पार्ट में ब्रेक करिए, तो अभी तो आपने किया ही था, 12 और 16 आएगा, क्योंकि बीच में क्या लाना, प्लस लाना है, तो दोनों प्लस लेने पड़ेंगे, 12 प्लस और 16 प्लस आएगा। और इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, आप जानते हैं कि इसके साइन को बदल करके -12 करिए और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो -12/1 करेंगे तो -12 आ जाएगा, कॉमा 16 का साइन प्लस है तो -16 आ जाएगा, और माइनस और इसके एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो -16/1 करेंगे तो -16 आ जाएगा। यानी पहला रूट जो होगा -12 और -16, यानी ये और भी राइट होगा, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। ये पूरी कहानी इस क्वेश्चन की थी, मैंने पूरी डिटेल्स में आपको समझा दिया है। ये देखिए मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन देखिए उनके लिए जिन्होंने 12th में कैलकुलस पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कैलकुलस अगर आपने पढ़ा होगा तो उनके लिए ये है। उसमें एक चैप्टर था कैलकुलस निकाल, उसमें डेरिवेटिव निकालना होता है। इसका आंसर मैं लगा देता हूँ, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जिन्होंने 12th में साइंस पढ़ी है और बीएससी वगैरह किया है उनके लिए। देखिए एक फंक्शन दे रखा है ना आपको, आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू बतानी है एक्स ग्रेटर देन -4। अब ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें न्यूमरेटर में दे दिया है 3 इंटू करके कुछ दिया हुआ, देखिए पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये अपॉन डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर में कुछ दिया रहेगा, डिनोमिनेटर में दिया होगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकलता है, जब फ्रैक्शन दिया रहता है, तो जो लोग साइंस पढ़े वो लोग उनके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा, dy/dx, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर, उसके बाद फिर लगते हैं, फिर न्यूमरेटर प्लस प्लस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिएगा डेरिवेशन, जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फ्रैक्शन का तो कैसे निकालते हैं, इसको आप जा करके 12th में जब पढ़िएगा तो ऐसे आप देख लीजिएगा, है ना, कि किस तरह से निकलता है। तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद पूरा सवाल पर कुछ वैल्यू आएगी, उसको जीरो के इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करने के बाद इसकी दो वैल्यू मिलेगी, उसमें से आप एक देखेंगे कि -4 से क्या होगा, छोटा होगा, और एक -4 से बड़ी वैल्यू होगी। तो -4 से जो बड़ी वैल्यू होगी उसी को लेकर के यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, वहाँ पे जो भी दो ऑप्शन आए मैं इसको सॉल्व किया था, उसमें दो वैल्यू आई थी, एक वैल्यू आई थी जीरो करके, एक वैल्यू जीरो भी आएगी,
और एक तो वैल्यू -4 से छोटी आएगी, -5 वगैरह शायद आई थी, तो 0 लेना पड़ेगा। और जब यहाँ पे x = 0 पुट करेंगे पूरे फंक्शन में, तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लीव करना बेहतर है, क्योंकि किसी कोई चीज़ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे सीएमआर में पूछा ही जाता है जिसमें 2-3 आपको लीव करके चलिए, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। जो साइंस वगैरह बैकग्राउंड से हैं, जिनके अच्छी तरीके से मैथ्स का कमांड है, कैलकुलस वगैरह सही है, उनके लिए तो ठीक है, नहीं तो उनको भी अच्छे से एक बार पढ़ना पड़ेगा, तभी लगा पाएंगे वो। सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा, बोला इसमें था, इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका फैक्टर है, आपसे पूछा है। सबसे आसान जो मेथड होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली करना है क्या है कि आप क्या करिए, इसे x+2 इसका फैक्टर तभी होगा जब x = -2 रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? इफ x = -2 रखने पर ये जो पूरी वैल्यू है f(x) ये 0 हो जाए। चेक कर लेते हैं, अगर मैं x जहाँ -2 रखता हूँ तो -2 का क्यूब करूंगा तो -8 आएगा। यहाँ माइनस पहले से हम माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 19 2 जा आ जाएगा 38, ये +30 है। तो ये देखिए 38 में से 8 जाएगा 30 और +30 करेंगे 60 आएगा, 0 नहीं आएगा, यानी ये फैक्टर नहीं होगा। तो सिर्फ अगर यहाँ माइनस हो तो आप यहाँ पे एक चीज देख लिए कि अगर यार यहाँ पे माइनस अगर मैं होता, -30 होता, 0 आ जाता। तो तुरंत x+2 को चेक ना करने के बाद तुरंत आप ये चेक करिए x-2 वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप x+2 रखेंगे तो आप देखेंगे कि x का क्यूब कितना हो जाएगा 8, जब यहाँ प्लस रखेंगे यहाँ माइनस तो ये माइनस ही रहेगा, और 19 2 रहेगा 38, ये +30 रहेगा। तो ये देखिए 30 माइनस से -38 +8 करेंगे -30 आएगा, और +30 करेंगे तो ये 0 हो जा रहा है, यानी f(x) की वैल्यू 0 हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि d इसका जो है फैक्टर होगा। तो कुछ नहीं करना होता है, साइन बदल कर, x-2 है तो उसका साइन चेंज करके उसमें रख दीजिए और देख लीजिए कि 0 हो रही कि नहीं। अगर 0 हो जाएगा तो उसका फैक्टर होगा। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं ये भी अच्छे तरीके से आप जानते हैं। आप जानते हैं कि x² - 6x और इक्वल्स 27 इधर लेके आएंगे तो -27 हो जाएगा, =0 हो जाएगा। दो तरीका है, जिनको नहीं सॉल्व करना आता वो ऑप्शन से वेरीफाई कर ले, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आप जानते हैं कि x² के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो -27 × 1 करेंगे -27। इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, ऐसा ब्रेक किया जाता है कि प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो -27 आना चाहिए, और एडिशन करने पे -6 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं तो क्या बन सकता है, 27 और 6, 9 और 3। अगर मैं एक ले लेता हूँ -9, दूसरा लेना पड़ेगा +3, क्योंकि -9 × +3 करेंगे तो -27 आएगा, और -9 +3 जब ऐड करेंगे तो -6 आएगा। यही आना चाहिए, -6 ऐड करने पे -6 आना चाहिए, और प्रोडक्ट आना चाहिए -27। उसके बाद मैं आपको बताया था कि आसानी से रूट, आपको कोई कुछ नहीं करना है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो बहुत आसानी से निकल आती है, आपको कुछ नहीं करना होता। जब आप ब्रेक कर ले जाते हैं तो क्या करना होता है, जैसे -9 आया 3 आया, तो पहला रूट क्या होगा, इसके साइन को बदलिए, ये -9 है इसको +9 करिए, और डिवाइड करना होता है x² के कोफिशिएंट से, और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 पहला आ जाएगा 9। दूसरा जो रूट होगा, ये +3 था ना, इसका साइन चेंज करिए -3, और x² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करिए -3। तो 9 और -3 आपके रूट्स होंगे, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। आसान क्वेश्चन था, अगर नहीं आ रहा तो आप एक एक करके यहाँ पे रखिए और देखिए 0 आना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैल्यू पुट करके राइट और LHS और RHS बराबर होना चाहिए, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।